आज भोर के साथ साथ आम के बौर की खुशबू भी आ रही है। पंछियों के मिले जुले स्वर वे भोर के स्वागत में लगता है गीत से गा रहे हैं। यहाँ पर एक घर में कुछ कुत्ते हैं जो किसी भी आने जाने वाले को देख करके बुरी तरह से भौंकते हैं। उनकी आवाज कभी कभी रात में भी अनायास सुनाई देती है। उनके भौंकने में कुछ इतना दुख है जैसे वे कैद करके रखे गए हों। उनके बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। इससे वे विषादग्रस्त होकर के भूखते हैं। हम लोग साथ साथ चलते हुए जीवन का परीक्षण कर रहे हैं। जीवन जो कि दुख के रूप में, सुख के रूप में हमारे सामने आ रहा है, जिसे हम जी रहे हैं। साथ ही साथ जो जीवन हम जी रहे हैं उसकी वैधता का भी सत्यापन कर रहे हैं कि वह वास्तविक जीवन है या वह बस एक आयोजित बनावटी जीवन है। इसको सीखने के क्रम में हम हर बैठक के साथ कोई न कोई प्रश्न छान लेते हैं, जिसके साथ अगली बैठक तक हम बने रहते हैं। वह प्रश्न हमारे भीतर जानी अनजानी न जाने कितनी परतों को, दीवारों को तोड़ता रहता है, उघाड़ता रहता है। हम लोग अब तक जहां तक देख पा रहे हैं, जो सामने है, उसमें है कि जो भी जीवन हमारे द्वारा जिया जा रहा है वह बनावटी है। साथ ही साथ यह बनावटी जीवन यंत्रवत है, यांत्रिक रूप से, बिना हमारे जाने, बिना हमारे बोध में आए बस घट रहा है। कहें तो हम इस जीवन के हाथ के खिलौने की तरह घट रहे हैं। हम थोड़ा और आगे परीक्षण करते हुए गए हैं कि यह जीवन जो मुझे घट रहा है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं जिसे यह यांत्रिक जीवन जीना पड़ रहा है? यह यांत्रिकता जिसे अपने ग्रास में लिए हुए है, उसके क्रम में हम लोगों ने परीक्षण किया कि यह जो यांत्रिक जीवन है और मैं, इसके बीच में क्या कोई अंतराल है? जो कि है, बिना उसके हमने इस बनावटी जीवन को जिया ही न होता। जीवन जीने के लिए कोई जीने वाला उस चीज से अलग होना ही चाहिए जो वह जी रहा है।
उसको सत्यापित करने के क्रम में जब हमने प्रवेश किया इस कृत्रिम जीवन में, जिसका हमने परीक्षण किया कि यह जो विभाजन है मैं और मेरा जीवन, यह क्या है, उसके सत्यापन में, उसके अवलोकन में हम साथ साथ चल रहे हैं। और इस भोर की बैठक में जो भी इस विभाजन के अवलोकन में हमारे समक्ष आया है, उसको हम यहां साझा करेंगे। भोर की जो भी यह पहले न हुई घटना घट रही है, उसमें अभी जो पहले कभी न उघाड़ा गया अवलोकन है, उसको हम यहाँ यह जानते हुए, यह समझते हुए, यह इसी तरह अपने अंदर रखते हुए कि मेरे अंदर दूसरे को सुनते हुए जो चल रहा है वह मुझे देखना है, न कि जो वह कह रहा है उसकी बातों में गुम हो जाना है, उसकी व्याख्या में गुम हो जाना है। उसको सुनते हुए मेरे आसपास जो घट रहा है उसे हमें देखना है। उसके भीतर के अवलोकन को देखते हुए मेरे भीतर का अवलोकन क्या है। हो सकता है कि उसका अवलोकन दोषपूर्ण हो सकता है कि उसके अवलोकन में खामी हो, इसलिए उसको सुनते हुए हम उसको नहीं मान ले रहे हैं, अपने अवलोकन को देख रहे हैं, अपने अवलोकन की जांच कर रहे हैं। तो आज भोर की सत्र में सबका स्वागत है और हम शुरू करते हैं एक एक करके। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, आज मेरे यहाँ पे पक्षियों की आवाज ज्यादा आ रही है। बाकी 3 दिन की तुलना में आज कुछ ज्यादा पक्षी हैं यहाँ पे। चिड़िया ही है, जनरली उन्हीं की आवाजें हैं। पहले कभी कभी ही बोला करती थी, या लगता था कि 1 या 2 चिड़िया ही होंगी। आज लग रहा है जैसे बहुत सारी हैं, बहुत सारी चिड़ियाएं बोल रही हैं। अच्छी आवाज है उनकी। ट्रेन रह रह के गुजरती है स्टेशन से। अभी पता नहीं वो इंजन वहां पे संटिंग कर रहा है, वही एक आ रहा है जा रहा है, या कोई ट्रेन लगातार जा रही है, मालूम नहीं। पर उसके हॉर्न की आवाज और उसके चलने की आवाज आ रही है बार बार। पंखे की हवा महसूस हो रही है, उसकी आवाज महसूस हो रही है, सुनाई दे रही है आवाज। बाहर अभी बहुत ज्यादा उजाला नहीं हुआ है, जस्ट धीरे 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 उजाला उतर रहा है। उस उजाले के उतरते ही और कुछ इस कमरे की लाइट से वो पेड़ों का झुरमुट नजर आता है। इसी चीज से नजर आता है वो। जनरली इस कमरे की लाइट पड़ती है पेड़ों के झुरमुट पे, और वही कभी कभार इधर उधर होकर मुझे सामने की ओर देखने की दृष्टि देते हैं। अगर हवा ना चले तो मुझे सामने ना दिखेगा, पेड़ के पत्ते इतना कवर किए हुए हैं। तो बाहर का घर के उसके पार जो उधर घर है, उस पर जलती हुई लाइट और उस घर की हल्की सी छवि मेरे को दिखाई देती है। ठीक है, आज थोड़ी गर्मी कम लग रही है, शांत है, ठंडा है। पक्षी बहुत बहुत है आज पक्षी। सर, कल जितनी देर मैं उस अन्वेषण में था, उस विभाजन की प्रकृति और उसके होने या न होने की जांच में था, तो कल दिन भर से ही करीबन रात के समय में भी मेरे से बस एक ही चीज वो बार बार हो पा रही है। मैं उस विभाजन के करीब जाता हूँ, मैं विभाजन नहीं पाता हूँ। मुझे संदेह उठता है कि वो शायद विभाजन नहीं है, और विभाजन हो जाता है। मैं दावा नहीं कर पा रहा हूँ कि विभाजन नहीं है, क्योंकि जब मैं ये देखता हूँ, ये चीज मेरे सामने होती है, तब तक वापस
प्रमाण के तौर पे विभाजन खड़ा हो जाता है। तो बार 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 ये कल से मतलब मैं जितनी बार भी इस अन्वेषण में गया हूँ, अवलोकन में यही है। इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है कि मैं आपको दावे के साथ कह दूं कि वहां पे विभाजन नहीं है सर। और रात को जब मैं ये अन्वेषण कर रहा था तो सवाल खत्म नहीं होते मेरे, फिर से एक संदेह उठ के आ रहा था सामने। जवाब आते हैं सर मेरे को, उनके उनके जवाब पता है, लेकिन अब मैं उस जगह पे नहीं हूं कि मैं अपने से आए हुए जवाबों पे भरोसा कर पाऊं। एक्चुअली चाहिए आप, मैं आपको सवाल रख देता हूँ जो मुझे आ रहा था, बाद में ले लीजिए या अभी बता दीजिए। और वो बार बार एक ही सवाल है, मैं बार बार आपसे वही चीज बुलवा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ये था कि एक प्रश्न उठाने की कला, ये और वो अन्वेषण, ये दोनों बातों में क्या संबंध है सर? एक है या ये आगे पीछे चलती है, या जब अन्वेषण प्रारंभ हो जाता है तो वो कहीं पीछे रह जाती है वो कला, या फिर वो दोनों एक दूसरे की सहायक है? किस तरह से दोनों चीजें एक साथ चल रही है सर? इस पर थोड़ा सा मेरे को बताइएगा सर मेरे को इसके बारे में। जी सर। जब मैं यह देखता हूं, इस तलाश में जाता हूं कि जो मेरे अंदर जीवन चल रहा है, जो जीवन मैं जी रहा हूं, जो चित्त पटल पे चल रहा है, और मैं इसके मध्य जो विभाजन है, जिस विभाजन की तरफ अभी कभी नजर नहीं गई थी, पर गहरे में उसी नींव पर जीवन चल रहा था, उसी विभाजन के आधार पर जीवन चल रहा था, उसकी तरफ जब मैं जाता हूं पहली बार उसको देखने के लिए, वह नहीं दिखता है, या कभी दिखता है, दिखते दिखते चूक जाता है। इसका मतलब क्या सीधी सी बात नहीं है इस अन्वेषण में कि यह विभाजन जो वहां है, यह मैं नहीं देख सकता हूं। यह विभाजन जैसे ही देखने वाला इस विभाजन से अलग हुआ, वैसे ही फिर से वहां पर वही चीज घटना शुरू हो गई जो पहले घट रही थी। तो वहां पर क्या यह प्रश्न नहीं बनता है कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं? वह ऑब्जर्वेशन क्या है जो ऑब्जर्वर से मुक्त है? व्हाट इज दैट ऑब्जर्वेशन विच आई एम नॉट डूइंग? जब यह सवाल उठता है, जब यह सवाल उठाया जाता है, इस सवाल के आलोक में वह जो जो जीवन है, जिसका हम लोगों ने देखा कि वह कृत्रिम है, यांत्रिक है, साथ ही वह जो इस कृत्रिम और यांत्रिक जीवन का ग्रास है, शिकार है, वह और उसके मध्य का विभाजन, यह तीनों मैं नाम की कोई चीज नहीं कर सकती है, मैं नहीं कर सकता हूं। इस तीनों का अवलोकन, यह जो तीनों घटना घट रही है, जिसके आधार पर यह तिलिस्मी जीवन विद्यमान है, इसको कोई कर नहीं सकता। इसको जैसे ही किया जाएगा, इसके करने वाले के नाम पर वह विभाजन, वह योजना कि अब मैं यह देखूंगा, अब मैं भीतर जो चलता रहेगा उसका अवलोकन करूंगा, जो तथाकथित सारे साक्षी, दृष्टा, या मैं चैतन्य आत्मा हूं वगैरह वगैरह, ये सब कहने वाले लोग करते हैं। इन्होंने एक नए तरीके के उसी कृत्रिम जीवन के परिष्कृत रूप को स्वीकार कर लिया है, बनावटी रूप को स्वीकार कर लिया है। मैं जीवन हूं और ये सब कुछ जो चल रहा है वह मैं उसका बस साक्षी हूं, उसका बस देखने वाला हूं, दृष्टा हूं। यह उसी पुराने यांत्रिक जीवन का, पुराने बनावटी जीवन का थोड़ा सा
परिष्कृत रूप है। इसमें थोड़ी व्यवस्था है, थोड़ी इसमें थोड़ी सी इसमें एक कहे तो सामंजस्य है या एक सुविधा है, लेकिन इससे यह कृत्रिम जीवन का तिलिस्म खत्म नहीं होता है। वहां पर जब मैं अन्वेषण में जा रहा हूं तो अन्वेषण की एक सीमा है जहां तक मैं कर सकता हूं। उसके बाद वह अन्वेषण, जिस अन्वेषण से यह सारा तिलिस्म टूटता है, वह मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो अन्वेषण मैं करने चल रहा हूं जिस विषय का, वह मुझसे अलग हो जाता है। इसलिए वहां पर फिर यह असंभव प्रश्न पैदा होता। अब तक जितने भी अवलोकन किए हैं मैंने किए, यहां से यह प्रश्न शुरू होता है कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। अब आप देखिए, यही हम सब लोग साथ साथ प्रश्न उठाएं, अपने भीतर देखें कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे चित्रपट पे भीतर जो भी कुछ जीवन के रूप में घट रहा है, वह और मैं, उनके मध्य का जो विभाजन है, इन सारी घटनाओं का वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, जो अवलोकन मात्र है, जो ऑब्जर्वेशन मात्र है, कोई करने वाला नहीं, ऑब्जर्वेशन मात्र। जब यह सवाल आप उठा रहे हैं भीतर, देखिए क्या हो रहा है। इस सवाल के उठते से ही तत्क्षण क्या, वह जो जीवन गतिमान था और वह व्यक्ति, वह सत्ता, वह केंद्र जो उस जीवन को जी रहा था, और जिस तिलिस्म, जिस विभाजन के तिलिस्म के आधार पर वह जीवन भाषित हो रहा था, क्या वह सारा का सारा जीवन, जैसे ही आपने यह प्रश्न उठाया, वह भस्मीभूत नहीं हो गया? वह नए कलेवर में आ सकता है, लेकिन उस क्षण वह भस्मीभूत हो गया। प्रश्न के जैसे ही यह प्रश्न उठा, इस प्रश्न के आलोक में तत्क्षण जो घटना घटी, जो कला आई, जो रहस्य उद्घाटित हुआ, वह हुआ कि यह पूरी संरचना उस क्षण में गल गई। तो अन्वेषण और इस असंभव प्रश्न की उठाने की जो कला है, दोनों की बात क्या मैं स्पष्ट रख पाया कि कैसे ये दोनों काम कर रही हैं? जी सर। ठीक, अमित। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते अमित। आज सुबह थोड़ी लेट आंख खुली, 6:45 बजे के आसपास, तो नहा नहीं पाया। आज थोड़ा मौसम गर्म है कल के पास, और बैठा हूँ, रूम में बैठा हूँ, पंखे की हवा है, बाहर आंटी जी झाड़ू लगा रही है तो उनकी झाड़ू की आवाज, चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज, अभी किसी ने कुंडा खड़खड़ाया। रूम में सामान अस्त व्यस्त है, देखो बिखरा पड़ा है सारा का सारा, ड्रॉल वो खुली हुई है, तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये थोड़ा व्यवस्थित होता काश। और आपकी जब बातें सुनी तो मन में एक विचार वो न शुरू हुआ कि इस तरह की चीजें हमने आज तक कुछ सुना ही नहीं, तो पता नहीं कोई चीज ऐसी है जो ये कह रही कि ये साधना पद्धति नहीं है या कुछ
इस तरह की है कि यार पहले तो आदमी को हीलिंग चाहिए, वो पहले उसको उसके अंदर इतना वो तो आ जा, कुछ एक ऐसी स्थिति तो आ जा कि वो इन पर्सनों को उठाने में और उनके कॉन्सिक्वेंस झेलने में, उनके साथ टिकने में सक्षम हो। जब मन ये स्थिर हो, पर्सन आते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन चिंता है। जैसे मैं एक आम आदमी से ज्यादा महसूस चिंता करता हूँ। जैसे बेटा बीमार है कल परसों से, तो मतलब उसको कल, आज स्कूल का आखिरी दिन था, तो मैं उसे लेने गया। मुझे विजेता ने, बेटी ने कुछ कहा था, बेटी जूस ले आना पापा 2 गिलास। मैं उसको लेने गया और उसको वहां बहुत जबरदस्त खांसी उठ रही, तो मैं वो भूल गया और इतना चिंतित हो गया कि मेरा कल का पूरा दिन स्पॉइल हो गया। अब रात को इनको कहा डॉक्टर के लेके चलेंगे, लेकिन ये गए नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरा तो मैटर जो है ना, कहीं मेरा मन ऐसा कहता है कि ये जो तुम्हारी ये चीज है ना, ये किसी तरह से, किसी विधि से या किसी थेरेपी से ये चीज ठीक हो जाए तो पर्सन शायद बेहतर उठे। बाकी जो वो जो विभाजन की बात है वो मैं समझ पा रहा, लेकिन वही है, बौद्धिक रूप से है कि क्या ये जो विभाजन है ये वास्तविक है। क्लैरिटी नहीं है इस बारे में। दुख है और दुख को झेलने वाला है शायद। कुछ नहीं, ज्यादा बताने को कुछ नहीं है सर आज। ठीक है अमित, थैंक यू। स्वामी जी। प्रणाम सभी मित्रों को। प्रणाम। मैं आज भी गंगा के किनारे हूँ, पर आज मैं गंगा के और पास हूँ। एक जगह घाट बना हुआ है और मैं नीचे आके बैठा हूँ। ऊपर क्या हो रहा है, गौरव पथ पे जो है आस्था पथ पे कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मुझे पता नहीं। कल तक ये पता रहता था, पीछे से लोग जाते थे। आज मैं नीचे आके बैठा हूँ, पीछे दीवार दिख रही होगी आप लोगों को। पास में ही एक छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है, नंदी की भी मूर्ति है वहां। और ये घाट पे कुछ लोग सवेरे सवेरे आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं या नहाते भी हैं। बाकी अभी नहाने वाला तो कोई नहीं आया, कुछ हाथ पैर धोने आए थे। सामने वैसे ही पहाड़ है, अलग अलग छटाएं, अलग अलग रंगों में। कोई नीला दिख रहा है, कोई हरा दिख रहा है, कोई एकदम डार्क हरा दिख रहा है, अलग अलग ये है। और मेरे ऊपर एक बरगद का पेड़ है और वहां से कुछ पंछियों की आवाज भी आ रही है, गिलहरी की भी आवाज आ रही है। तो बहुत बहुत सुहाना मौसम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के भी। और यहाँ पे एक छोटी सी बेंच है जिसके पाए टूट गए थे, तो वो लोगों ने आके नीचे रख दी है। तो मैं पलथी मार के उसी पे बैठा हुआ हूँ। बस यहाँ से 2 कदम जाऊंगा, 2 कदम आगे बढ़ा मैं कि मेरा मेरा पैर गंगा में आ जाएगा। इतना पास में हूँ मैं आज। और जहां तक प्रश्न का सवाल है, तो मैंने तो कहीं पे भी मेरे को ऐसा लगा कि ये पूरा जो समग्र जीवन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ अलग अलगाव नहीं है। सामने जो है ये अस्तित्व जो है, और उसमें मुझ में कोई फर्क ही नहीं है। एक अस्तित्व का मैं एक अंश हूँ। और जैसा चल रहा है, जैसे कभी हमको दुख भी आता है, कभी सुख भी आता है, कभी कुछ आता है, कभी क्रोध भी आता है, कभी बहुत आनंदित भी होते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी लिंक कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कुछ भी अलग नहीं लगता मुझे। सब इकट्ठा अलग अलग, एक पेड़ पे जैसे कई पत्ते रहते हैं, बाकी
कि वो फिर भी एक जड़ से कहीं से जुड़े हुए हैं। सब अलग अलग कलर के पत्ते रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं, परंतु उसके बाद भी उनकी जड़ एक ही है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो मेरे अंदर ही घटित हो रहा है और मेरे साथ ही घटित हो रहा है, और सभी से जुड़ाव सा पाता हूँ, और हर किसी वस्तु का जो भी होता है उसका कुछ ना कुछ असर मेरे ऊपर भी होता है। और इसीलिए मेरे को कुछ ऐसा कोई ऐसा फासला नहीं दिखता। बस इतना ही कहना। थैंक यू स्वामी जी। भावना। नमस्ते भैया, सभी को प्रणाम। नमस्ते। आज मैं घर के पास में एक मंदिर है, वहां पे बैठी हूँ आके। तो यहाँ पे गिलहरी की आवाज आ रही है जोर जोर से। पीछे एक नीम का पेड़ है, बहुत हरा, और ऐसे फ्लावर भी है, मतलब वो कनेर के जो फूल होते हैं ना, भगवान को चढ़ते हैं, उसका भी है, पेड़ है ये ऐसे फ्लावर अलग अलग। गोबरे का पेड़ है, और उसके पीछे जो दिख रही है थोड़ी सी बीली पत्र का थोड़ा सा पेड़ है, छोटा सा। सुबह उठी तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था आज। आकाश में बत्तख भी उड़ रहे, वो भी दिख रहे हैं। सुबह उठी तो मन नहीं था, तो फिर बाद में आई, मैं उठी, मैंने लगनी है मुझे वहाँ पे शिविर चल रहा है अभी सुबह का, तो वहाँ पे मुझे शामिल होना है। तो फिर मैं उठी। फिर पहले मन था कि मैं घर के अंदर ही बैठ के आज सुनूंगी, फिर लगा कि नहीं नहीं, मैं उठती हूँ, फिर जाती हूँ, भोर का आनंद लेती हूँ। फिर मैं बाहर आई तो आज मुझे लगा कि मैं आज अलग जगह पे जाके बैठूं, रोज वहीं पे बैठती हूँ। तो आज फिर मैं आज मंदिर में आई, तो फिर यहाँ पे यहाँ का वातावरण देख रही थी। ठीक है, लेकिन इतना अच्छा फील नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं। यहाँ पे मुझे सामने चांद दिख रहा है भैया। क्या आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो ये चांद को देखते ही मेरे मन में एक सवाल उठा था आते से कि ये चांद आधा क्यों दिख रहा है। मतलब आकाश तो पूरा का पूरा है, लेकिन चांद क्यों आधा दिख रहा है। फिर वो सारी इंफॉर्मेशन आई जो मैंने कभी किताबों में पढ़ी थी, किसी से थी कि भाई पृथ्वी के आगे, पृथ्वी आड़े आती है तो वो चांद आधा है, इसके लिए आधा दिख रहा है। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि ये तो मैंने सुनाया है, तो मतलब यहाँ पे जो चांद मुझे जो दिख रहा है वो आधा क्यों है। वो तो किताबी बातें, तो वो मैं उसको क्यों सुनूं, मुझे तो नहीं पता है। तो यहाँ पे क्यों दिख रहा है। फिर मेरे मन में आया, क्या बता, आधा चांद यहाँ पे कहीं बादल तो नहीं है जहाँ पे छुप जाए, पर ये कहाँ पे आधा चांद छुपा हुआ है। तो सिर्फ आधा ही दिख रहा है, क्या बता रही हो, पता नहीं। फिर अब मन की बात करूं अंदर की, तो जैसे ही मैं आ रही थी तो वो जो लड़का हमारे घर पे, मम्मी अकेली होती है, मैं वहाँ आबू रोड पढ़ने जाती हूँ, तो हमारे घर पे एक लड़का सोने के लिए आता है। तो सोने के लिए आता है, तो वो जा रहा था उठ के, तो फिर मैंने बोला तू वैसे तो जाता नहीं है रोज, तो आज जल्दी जा रहा है। तो मैंने बोला तू जा रहा है, तो मैं तो मतलब मंदिर जा रही हूँ, तो यहाँ पे तो सुनसान है, गली में कोई नहीं है, तो मुझे डर सा फील हुआ, मतलब अंदर से। वो जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा मम्मी अकेली है, कोई चोर वोर तो घर में घुस नहीं जाएगा लगे, कहीं कोई मम्मी को तो चोरी के लिए मार नहीं देगा, इस तरह के विचार आने लगे। तो फिर मैं उसको देखने लग गई, मतलब कि अवलोकन करने लग गई कि वो जो विचार आ रहा है वो किसको आ रहा है, और उसके बीच में जो अंतराल है वो
क्या है वो मैं देख रही थी। तो फिर मुझे वो बातें दिमाग में आई कि वो तो जो अंतराल तो कुछ भी नहीं है, देख रही थी पर मुझे कहीं दिखा नहीं, लेकिन वो जो सामने जो भय हो रहा था वो भय मैं ही हूँ, मतलब मैं खुद ही वो भय हूँ। ये मुझे मतलब कि सुन के लग रहा था, वैसे नहीं लग रहा था, मतलब आप समझ रहे हैं। मुझे सुन के सिर्फ लग रहा था, ऐसे ऐसे नहीं लग रहा था कि अंदर से, अब पता नहीं अवलोकन से नहीं लग रहा था ऐसे। जब आपने कहा तो वो बात दिमाग में थी शायद, तो वो या तो स्मृति से मुझे पता चल रहा था या बुद्धि के तल पे से, लेकिन वो अवलोकन से नहीं पता चल रहा था शायद, पता नहीं। तब ऐसा लगा कि फिर वो भय मैं ही हूँ। फिर मैं यहाँ पे आई और रात को स्वप्न, आज सपना के अंदर शिवांग थे, वो सपना क्या था वो मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। और अभी मेरे सामने एक नीम का पेड़ है, तो यहाँ पे एक कोयल आई हुई है और बैठी हुई है, पर वो कुछ गा नहीं रही है यार। अभी देखो ये आवाज है इसकी। भावना, थैंक यू भैया गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग थोड़ा स्टिल सा है, पेड़ एकदम स्टिल लग रहे हैं, और रेगुलर लोग वॉकिंग कर रहे हैं पार्क में, जो हमेशा आते हैं इस टाइम। तो चारों तरफ से कार पार्क किए हुए नजर आ रहा है, बहुत सारे कार पार्क, रोड पूरा कार से पार्क है। कल से ये एक ही सवाल का विचार दिमाग में जा रहा है। कल इवनिंग सेशन से पहले मेरा स्टेट ऑफ माइंड कुछ अलग था, कुछ आइडिया है करके कुछ उम्मीद था। कल इवनिंग सेशन के बाद से एकदम टोटल कंफ्यूजन हो गया। क्वेश्चन बार बार इस थॉट के सिवा क्वेश्चन का कुछ और था ही नहीं माइंड में। एक बार ये क्वेश्चन आता है कि अलगाव है तो अलगाव क्या। फिर दूसरे बार ये क्वेश्चन आता है अलगाव नहीं है तो मैं क्या देख रही हूँ, अलगाव नहीं है तो क्या देख रही हूँ, इसे ढूंढ रही हूँ। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। ये थॉट्स मैं को घटता है, और मैं किस पर घटता है, तो मैं जीवन के ऊपर घटा है। थॉट और मैं दोनों आर्टिफिशियल हैं, ये पता है। और एक बार आपके वीडियो के थ्रू मैंने जाना था कि कॉन्शियसनेस के ऊपर आप जो भी, कॉन्शियसनेस इज अ फर्टाइल लैंड, जिसके ऊपर आप कुछ भी डालते हो वो तेजी से बढ़ता है। तो ये मैं शायद उस कॉन्शियसनेस के ऊपर बेस्ड है, जो इतना जीवन को ही एकदम ब्लैंक कर देता है कि हम बिना मैं के कुछ देख नहीं पा रहे हैं। वो अलगाव है कि नहीं देख पा रहे, नहीं है कि नहीं देख पा रहे। तो एक टोटल कंफ्यूजन है मुझे कि वो गैप है कि नहीं। मुझे सिर्फ एक ही समझ आ रहा है कि वो मैं को जो देखना हो रहा है वो एक नोइंगनेस से पता चल रहा है। ये और you can see your artificial eye, you can see your artificial thoughts. ये सीइंग ही है, और ये सीइंग भी प्रोसेस है, ये आर्टिफिशियल है। यही मेरा कंफ्यूजन है अभी एट प्रेजेंट में। ये ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। थैंक यू देविका। थैंक यू। प्रणाम धर्मराज जी। आज आसमान एकदम साफ है, चांद भी दिखाई दे रहा है, और पूरब में वही शुक्र भी जैसे जैसे उजाला होता है वह थोड़ा थोड़ा अपनी जो चमक है उसकी भी कम होती जा रही है। तोते आसमान में उड़ रहे हैं, गिलहरी भी आवाज कर रही है, और पेड़ आज बहुत शांत है, जैसे एकदम खड़े हो ध्यान में, ऐसा लग रहा है।
और एक कोकोनट ट्री पर भी कोई पंछी बगुले जैसा ब्लैक कलर का है, वह बैठा है। वाहनों की आवाजाही की भी आवाज आ रही है और शीतलता भी व्याप्त है पूरे वातावरण में। गुलाब के फूल धीरे धीरे खिल रहे हैं। जूही के भी बहुत सारे फूल खिले हैं। मोगरे के आज एक दो फूल ही नजर आए। और अवलोकन में यही आया कि वो जो पूरी संरचना, और मैं तो पपेट शो जैसा ही लग रहा है, जैसे पूरी संरचना एक अहम या बुद्धि के अधीन ही नाचती रहती है। उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है कि जैसे भी शब्द निकले, जो भाषा निकल जाए, तो हम सिर्फ बाद में ऐसा बोला गया है ऐसा लगता है। तो पूरा एक यांत्रिक संरचना ही जैसे पपेट शो सा ही जैसा लग रहा है। और अवलोकन का तो जो आपने कहा है, इसलिए वह बात आ रही है, तो कि जैसे वो प्रश्न उठाते हैं तो भीतर लगता है कि वो करने वाले की मुक्त जो अवलोकन की बात है उसका तो पता नहीं, पर ऐसा ही रहता है कि दिखाई तो देता है, पर अब ये जो है वो तो पूरा मैं ही जैसे चल रहा है, उसी का खेल चल रहा है ऐसा लगता है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्ते दिलीप। आज मौसम थोड़ा ज्यादा ठंडा है, आसमान एकदम साफ है, चांद एकदम साफ नजर आ रहा है और सूर्योदय भी हो गया है। पीपल के पेड़ के ऊपर खूब सारे तोते बैठे हैं और कुछ कौवे भी उसी पेड़ पर बैठे हैं। हमारे प्रश्न के संबंध में अवलोकन ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं आया, बस ये जरूर पता चला है कि मैं की सांस बहुत गहरी, भीतर बहुत गहरी बैठी हुई। फिर ये संदेह होता है, जो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सांस बहुत गहरी है, कहीं ये समझ भी तो बनावटी नहीं है। तो सर अब अपना पूरा होना ही संदेह के दायरे में, समझ नहीं आ रहा कि विचारों से तो मैं कोई भी उत्तर अगर बना रहा हूँ अपना, तो वो उत्तर भी बनावटी ही है, ऐसा लग रहा है सर। अभी मेरे पास यही है करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप। सभी को नमस्ते लता जी। नमस्ते। आज हम आस्था पथ के पास एक बेंच पर बैठे हैं। ऊपर पेड़ है जिसके ऊपर पत्तियां आई हुई है। मुझे इसका नाम तो पता नहीं कुछ भी, पर अच्छा है। और भी पेड़ पौधे हैं। आज जहाँ बैठे हुए हैं वहां से नदी दूर दूर तक दिख रही है। बैठे हुए मैंने जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहां से लेके कहीं दूर तक पहाड़ों में वो बहती जा रही है। उसके थोड़ा सा आगे टापू है बना हुआ जिसके ऊपर वाइट रेत है। सूखे वृक्ष है, कुछ नए पत्ते आए हुए पेड़ भी हैं। पंछी है, उन सूखे पेड़ों पे भी पंछी चहक रहे हैं, बैठ रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। आकाश में नई नई छटाएं छा रही है। हर एक शेड है आकाश में,
जिसका रिफ्लेक्शन पूरा पानी के ऊपर आ रहा है। और रही बात मैं की, यांत्रिकता की, या ये जो देखा जा रहा है ये सारी चीजों की, तो जहाँ पे भी अवलोकन हो जाता है या अवलोकन को देख लेते हैं या चीजों को जैसे ही देखने में आ जाता है, तो पता चलता है ये सब हम ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। सारा कुछ अपना ही जुड़ाव है सारी चीजों में। जैसे इनको विभाजित करते हैं तो हम भी विभाजन के क्षेत्र में आ जाते हैं। जो देखा जा रहा है वो भी तो हम खुद ही देख रहे हैं। और जैसे ही ये देखने में आ जाता है वहाँ हम खत्म हो जाते हैं, सिर्फ देखना ही रह जाता है या अवलोकन ही रह जाता है, तो कुछ भी अलग नहीं है अपने से। धन्यवाद लता जी। प्रमिला जी। प्रमिला जी शायद नहीं है। प्रशांत। प्रशांति है? नहीं है। रंजीता। हाँ, सबको नमस्ते। नमस्ते रंजीता। एक मिनट, मेरे सामने बहुत सारे फ्लावर्स हैं। एक्चुअली आज मेरी मेड आने वाली नहीं थी तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी खाना बनाने के लिए, लेकिन वो काम बहुत जल्दी जल्दी सोच के कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। तो आई एम फ्री राइट नाउ और मैं अपने बाहर गार्डन में घूमने आ गई, तो मेरे सामने बहुत सारे फ्लावर्स है जिनमें, लेकिन कुछ इसमें से मुरझा गए हैं, कुछ अभी भी है, लेकिन धूप और गर्मी बढ़ रही है शायद इस वजह से। फिर ये बहुत ही सुंदर सा, लेकिन इस है ऊपर जो देखिए येलो कलर का डहलिया बहुत सुंदर सा है। और मैं अपने बाहर ही टहल रही हूँ। हाँ, ये मेरे पुराने ऑटो ड्राइवर हैं। नमस्ते। हाँ, तो वो मुझे मिल गए अभी, फिर मैं यहाँ आ गई बाहर। और ये इस पेड़ के नीचे आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ आ रही हूँ। इसमें बहुत सारी गिलहरियां हैं और जाते समय मैं इनको कुछ मूंगफली वगैरह दे देती हूँ तो आ जाती है गिलहरी नीचे। ये बरगद का पेड़ बहुत ही अच्छा है, फील प्रोटेक्टिव व्हेन आई एम हियर। और इस पे बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं। इसके साथ वाला जो पेड़ है, बरगद के पेड़ पे भी जब पत्ते रहते हैं तब रहता है, लेकिन इसके साथ वाला पेड़ तो हमेशा ही हरा भरा रहता है और इस पे बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं। अभी भी बहुत ही सुंदर किसी पक्षी की आवाज आ रही है। अच्छा है, दो पक्षी शायद आपस में बात कर रहे हैं। और एक बहुत ही सुंदर, आज क्या हुआ इंसिडेंट कि मैं उठी तो मुझे कोई सब्जी दिखाई नहीं दी कि मैं क्या बनाऊं फटाफट, तो मुझे करेला दिखाई दिया और मैं करेला काटने लगी तो अचानक से ना कुछ लड़ाई की भी आवाज आने लगी मुझे बाहर, जैसे दो लोग लड़ रहे हैं। तो
फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई कि सुबह सुबह करेला नहीं बनाना चाहिए, कड़वी चीज। और अचानक से वो चीज की वजह से मैंने तुरंत करेले की सब्जी हटा के कुछ और बनाने की सोचने लगी, और मैंने तुरंत मीठी चाय चढ़ा दी। मतलब वो पुराना मैकेनिज्म जो था वो मेरे दिमाग में काम किया, तो वो अनकॉन्शियसली मुझसे हो गया, जबकि इसमें कोई भी ऐसी कोई नई चीज नहीं थी। मैं कई बार ऐसा कर चुकी हूँ कि सुबह मैंने सब्जी बनाई है करेले की, लेकिन आज वो चीज मुझे याद आ गई और मैंने उसके हिसाब से एक्शन भी ले लिया। मुझे पता भी नहीं चला कि वो एक्शन मुझसे कब हट गया। बाकी जो क्वेश्चन है, मैं अभी अवलोकन में ही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो अंतराल है उसको देखने में बहुत ऊर्जा जाती है, मतलब एनर्जी बहुत लगती है उसको देखने में। अब आपके पास चॉइस ये है कि या तो आप अवलोकन ही करते रहिए उस एनर्जी से, या आपके सामने जो विचार आया उस विचार को अगर आप थोड़ी देर देखते रहते हैं तो आपके पास बहुत सारी सामग्री उस विचार को पूरा करने की भी मिल जाती है अगल बगल। तो या तो आप उस विचार को कंप्लीशन की तरफ ले जाइए या अवलोकन में बैठे रहिए। तो यू हैव टू चॉइसेस। कई बार आपके पास कोई चॉइस ही नहीं होती है कि अब इस विचार को तो आपको कंप्लीशन की तरफ ले ही जाना है। तो मेरे सामने 99% ऐसे ही रहता है कि मेरे सामने जो विचार आता है वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे लिए कि मुझे उसको कंप्लीशन पे ले ही जाना है। मेरे पास अवलोकन का समय, अगर मैं अवलोकन में समय लगाऊं तो वो काम ही पूरा नहीं होगा, मुझे ऐसे लगता है। दैट इज माय ओन एक्सपीरियंस। तो मेरे पास जितनी भी एनर्जी है, आइदर आई शुड वेट एंड वॉच और डू इट। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब जो अभी तक का एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें मैं कर ही रही हूँ। अवलोकन मेरा बाद में, अवलोकन अगर उसको शब्द दिया जाए, या वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, वो बाद में मुझे समझ आता है। तो फिलहाल जब मैं रात में या सुबह जब मेरी नींद खुली, मैंने उस प्रश्न पे फिर से सोचा, तो फिर मुझे याद आया कि अगर मैं अब इस चीज को देखती रहूं तो मेरा बहुत एनर्जी लॉस होगा। उतनी एनर्जी में तो मैं काफी काम कर सकती हूँ बाकी। और वो काम करते करते जो अवलोकन हुआ वो सुबह का मैंने आपको शेयर किया ही, जो मतलब मैंने अनकॉन्शियसली करेला हटा के तुरंत मीठी चाय बनाने चढ़ा दी। तो मेरे हिसाब से तो अवलोकन हो ही रहा है अभी मेरा। इस पेड़ पे बहुत सारी गिलहरी है, बहुत सारी। पता नहीं ये कैमरे में आएगी कि नहीं। आ रही है धीरे धीरे नीचे। थैंक यू रंजीता। थैंक्स। तरुण जी। नमस्कार धनराज जी, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्ते। सुबह आज की भी थोड़ी सी ठंड से भरी हुई है। कल हवाएं नहीं चल रही थी, आज हवाएं भी चल रही है, तो वो थोड़ी सी ज्यादा ठंड महसूस करवाती है। आसपास पक्षी हैं, चहचहा रहे हैं, 2-3 कुत्ते हैं जो आपस में खेल रहे हैं, और सामने वही खुले खेत, सड़क जिस पर से गाड़ियां आ रही हैं, पक्षियों की आवाज कंटिन्यूअस चल रही है। साइड में बाबूजी ने जो चाय चढ़ा रखी है, उसके स्टोव की आवाज, कई बार ये स्टोव की आवाज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है इस तरह की सुबह के अंदर। कुछ भी नहीं है, ठंडी हवा चल रही है और बस वो एक
स्टोव है वो चल रहा है। वो गैस नहीं है, मतलब गैस सिलेंडर लगा रखा है उन्होंने, पर जो हमारे घर में जो चूल्हा होता है वैसा चूल्हा नहीं है। जो केरोसिन वाले स्टोव होते थे उस तरह का स्टोव है, तो उसमें से लौ की आवाज निकल करके आती है। ये आवाज कई बार बहुत अच्छी लगती है। कल जिस प्रश्न के साथ हम लोग ने अपनी बैठक खत्म करी थी, दरअसल उस प्रश्न ने बहुत ज्यादा उधेड़-बुन करवा दी कल। विचार पर विचार, विचार पर विचार, विचार पर विचार आते रहे, कहीं किसी मतलब निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। मतलब ऐसी कोई चाह भी नहीं थी कि निष्कर्ष पर पहुंच पाए, पर हाँ कुछ एक होता है कि भाई मेरा जो अवलोकन है एटलीस्ट वो थोड़ा सा प्योर हो। वो भी प्योर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रश्न ही अपने आप में ऐसा है। मतलब वो कहते हैं ना, पसीने आ गए साहब, तो वो वाली स्थिति बननी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ, बौद्धिक स्तर पर समझ में आ रहा है कि ये शरीर है, मेरा है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ठीक उसी तरीके से जीवन है, मेरा है, पर मैं ये जीवन नहीं हूँ। डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ गैप रहेगा, और वो गैप भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों? ये चीजें अगेन वही बौद्धिक स्तर पर देखने पर दिखता है कि शायद जीवन की निर्मित ही इन सब चीजों से, मैं की निर्मित ही इस जीवन से होती जा रही है। बट देयर शुड बी अ डिफरेंस, देयर शुड बी अ गैप इन बिटवीन मैं और ये जो जीवन है। तो मतलब बस वो विचार पे विचार, विचार पर विचार, विचार पर विचार बस चलते रहे, चलते रहे। कोई मतलब ऐसा कुछ क्लियर कट या कुछ दावे के साथ कोई बात रखी जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है गुरु जी के। मैं यहाँ अपना अवलोकन भी रख पाऊँ। क्या अवलोकन है? हाँ, यही अवलोकन है कि ये अवलोकन भी मैं नहीं रख पा रहा हूँ, और बस पता मुझे सोचे सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। घर में देख लीजिए थोड़ा रात को सोने से पहले भी, क्योंकि अभी शेड्यूल ऐसा है कि ठीक है, मतलब बिस्तर पे जाते ही नींद सी आ जाती है, पर सोने से पहले भी इस प्रश्न के साथ बने रहने का पूरा प्रयास किया। सवेरे उठते से ही वापस से वही प्रयास, पर अगेन वही उधेड़-बुन। वो ऐसा लगने लगा अंदर की भय नहीं, मतलब एक भय और निराशा का एक मिश्रित सा रूप होता है, वो उस तरह की चीज सामने निकल करके आ रही थी। यार एक कमरा था मेरे अंदर का जो बहुत सजा हुआ था, अब एक पता नहीं ऐसी क्या चीज है, एक ऐसा प्रश्न आ गया कि उत्तर खोजते 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 इतनी उधेड़-बुन हो गई कि वहां अब सब कुछ बिखरा हुआ सा दिख रहा है। कुछ भी वो जो है कि ठीक है, वो वापस तुरंत, ऐसा नहीं कि वो फिजिकल फॉर्म में है तो वो वापस व्यवस्थित नहीं होगा। वो तो अब शायद मन की चाल ही होती कि वो तुरंत वहां से बाहर आ जाएगा। अभी ये जैसे ही सेशन खत्म होगा, मैं गाड़ी से निकलूंगा, अपने ऑफिस पहुंचूंगा, अपने काम में लग जाऊंगा। तो बट अगर मेटाफोरिकली कहें तो ऐसा ही हुआ। जब मैं उसको देख रहा हूँ तो वो कमरा अस्त-व्यस्त सा हो रहा है। ये ऊहापोह रही मेरे पूरे अवलोकन के दौरान। थैंक यू तरुण, थैंक यू। सुभाष जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं थोड़ा बोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये अवलोकन पर बात चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जो शरीर है, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, आ रही आ रही। शरीर जो है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें अवलोकन इनबिल्ट है, जिसको हम कॉग्निशन कहते हैं, कि कॉग्नाइज करता है चीजों को। जो भी सेंसेशन होती है, वो सेंसेशन पांचों इंद्रियों के माध्यम से वो कॉग्नाइज हो जाती है। यहाँ तक तो अवलोकन है, बट जैसे ही हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, दोबारा से इसकी परिभाषा करते हैं, इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, वहाँ थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो रिकॉग्निशन में, थिंकिंग में थॉट्स जो आते हैं वो मेमोरी में चले जाते हैं, मेमोरी बिल्टअप होनी शुरू हो जाती है, और मेमोरी जब बिल्टअप शुरू होती है तो वो थिंकिंग ही मैं को क्रिएट करती है। वो थिंकिंग और मैं, यानी थॉट्स और थिंकर दोनों साथ साथ ही क्रिएट होते हैं, और उनके बीच
अवलोकन के समय तो कोई गैप नहीं होता। जब आप कोगनाइज करते हैं, अगर आपने कोई एक पेड़ देखा और पेड़ की कोई नाम आपको मालूम नहीं है, कोई परिभाषा नहीं करनी है, उसको नाम नहीं देना है, तो सिर्फ अवलोकन है, वहां कोगनाइज कर रहे हैं। पर उससे कोई, अगर हमको कोई सरोकार है, कोई काम करना, उसके बारे में बोलना है, तो फिर उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, भाषा देनी पड़ेगी। और जैसी भाषा देंगे फिर मैं की संरचना वहां आ जाती, मैं आ जाता है। और मैं आते आते मैं इतना स्ट्रोंग हो गया है, इतना स्ट्रोंग हो गया है, अब इसने सारी सत्ता को कैप्चर कर लिया है। और अब ये कहता है कि अवलोकन भी मैं ही करता हूं। अगर हम अवलोकन में जाने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि अवलोकन भी मैं ही करूंगा, जिसको हम कह लेते हैं मैं साक्षी भाव में हूँ, मैं दृष्टा भाव में हूँ। बट मैं की संरचना इतनी स्ट्रोंग हो गई है, हम सोच ही नहीं पाते कि इसके अलावा भी कोई और सत्ता है। पर जब इस पे विचार करते हैं या इसको अवलोकन में देखते हैं और कॉग्निशन के लेवल पे ही रुक जाते हैं, रिकॉग्नाइज ना करें हम लोग, पेड़ को पेड़ ना कहें, बस नदी को नदी ना कहें, या फिर साइकिक के वर्ल्ड में भी जो चीजें हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उनके बारे में तो थॉट आएगा तो गिर जाएगा एक मिनट में। जैसे राष्ट्र नाम की कोई संस्था नहीं है या जातिवाद की कोई संस्था नहीं है, सारी ये तो बनाई हुई है, तो वो तो कोई एग्जिस्ट भी नहीं करती है। पर पेड़ तो एग्जिस्ट कर रहा है, पेड़ को देख के तो आप ये नहीं कहते पेड़ नहीं है। और राष्ट्र के नाम की ना चीज तो कोई दिखाई भी नहीं पड़ रही कहीं भी। तो ये जो अवलोकन का मामला है थोड़ा मुश्किल है सर। जब तक आप सिर्फ कॉग्निशन पे नहीं रुकेंगे और जबरदस्ती चीजों को डिफाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जो है ये अवलोकन की पे रुकेंगे नहीं। क्योंकि मैं को इतना स्ट्रॉन्ग संस्था है और उसकी आदत पड़ चुकी है, हैबिट पड़ चुकी है, एक पैटर्न बन चुका है, उस पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाते। और होता ये है कि जब हम शांत बैठे हैं, कोई उथल पुथल नहीं है मन में, या कोई किसी तरह का जो है कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो अवलोकन में थोड़ी देर बैठ जाते। पर जैसे ही कोई उथल पुथल आती है, किसी से कोई विचारों में डिफरेंस हो गया या कोई सर्वाइवल की दिक्कत आ गई, तो वहां फिर मैं जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहा हूँ। तो मेरा तो अपना मानना है कि कॉग्निशन पे रुके हम। कॉग्निशन इनबिल्ट है बॉडी में, और रिकॉग्निशन ये मैन मेड है। ये हमको भाषा सिखाई गई है, चीजें बताई गई हैं, संस्थाएं बताई गई हैं, चीजों के नाम दिए गए हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता है तो सर्वाइवल के लिए जब आवश्यकता होगी तब यूज करेंगे उसको। पर 24 घंटे जो थिंकिंग चलती रहती है और 24 घंटे जब स्ट्रेस में रहते हैं, तो उससे बचा जा सकता है, और वो अवलोकन के माध्यम से बचा सकता है। जहां तक आप गैप की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक बात और मानने की कि पहले मैं संस्था है और दूसरे विचार है और मेमोरी है। विचार पहले आएगा या मैं पहले आएगा? तो इसमें पहले विचार आता है, और विचार आते ही फिर वो मैं को क्रिएट करता है। और विचार कहाँ से आएगा? विचार मेमोरी से आता है। तो विचार जैसे ही मेमोरी से आता है, वहीं जो है मैं क्रिएट हो जाता, और मैं फिर सत्ता को संभाल लेता, और वो एक गैप क्रिएट कर देता। वो कहता मैं इस विचार से अलग हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, जबकि मैं की कोई इंडिपेंडेंट सत्ता है ही नहीं। मैं की सत्ता विचार की तो है, बट विचार तो आएगा देख के कोई चीज, जो अगर आप कुर्सी को कुर्सी कहेंगे सामने रखी हुई, तो वो पर वो मैं कहता कि मैं इसको कुर्सी कह रहा हूं। तो ये मैं की संस्था तो है ही नहीं कहीं, विचार की संस्था है। और विचार की संस्था कॉग्निशन के बाद शुरू होती है। और मैं और विचार एक ही है, ना कोई गैप है वहां, ना मैं है, सिर्फ एक संस्था है वो। और उस संस्था का जब तक यूज करना जहाँ वहां करिए सर्वाइवल के लिए, अदरवाइज तो संस्था है उसका कोई भी कहीं उपयोग नहीं। और वो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कुछ भी नहीं। दूसरा, मैं तो यहाँ जो आप प्रकृति की बात करते हैं, तो मैं तो अपने कमरे में बैठा रहता हूँ, क्योंकि बाहर यहाँ का जो मौसम है, इतना मतलब पोल्यूशन है, बाहर निकलने में अच्छा भी नहीं लगता। गर्मी रहती है तो सुबह थोड़ी देर एसी चला लिया तो अपना ठीक हो जाता है। 8 बजे वॉक करने के लिए जाऊंगा, 1.5-2 घंटे, भीड़ भी कम हो जाता। सर ठीक, थैंक यू सर। 5 मिनट हम लोग बैठते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं।
पट्टियां उखाड़ दी गई हैं, घाव खोल दिए गए हैं, मवाद बह रहा है, चोट टीस की तरह बाहर आई है, उसकी तड़प, उसकी बिलबिलाहट, वह सब कुछ अब सामने है। लेकिन दुख की कोई बात नहीं, हताश निराश होने की कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, जरा सा भी अब चिंता की कोई बात नहीं। जो झूठ था, जो मिथ्या था, जो दुख का कारण था, जो सकल भ्रम का कारण था, वह प्रकाशित हुआ है। पहला प्रकाश हुआ जो जीवन जिया जा रहा है, यह बनावटी है। तगड़ा धक्का लगा होगा, अचेतन तक प्राण हिल गए होंगे, लगना ही चाहिए। बिना कस के धक्का लगे इस आदत की, इस दुख की जड़ें नहीं उखड़ती, लगना ही चाहिए था। यह सारा जीवन जो जिया जा रहा था, यह यांत्रिक दिखा, साफ देखने में आया, धक्का लगा होगा, प्राण कप गए होंगे। दुख होना स्वाभाविक है, अवसाद होना स्वाभाविक है, और गहरा धक्का लगा होगा जब यह पता चला होगा कि मैं भी झूठ हूं। और धक्का लगा होगा, सारी उम्मीदें, सारी आशाएं सब गल गई होंगी जब अपनी आंख से देखा गया होगा कि मैं झूठ हूं। जीवन झूठ है, ठीक है, संतोष कर लिया होगा, ठीक है जीवन झूठ है, पर मैं सच हूं, मैं तो अब जीवित हूं, मैं तो जिंदा हूं। अब कृत्रिम गया, चलो ठीक है, अब यहां से वास्तविक जीवन का सूत्रपात हो सकता है, जिया जा सकता है, मैं वास्तविक जीवन जी सकता हूं। लेकिन जब यह भी पता चला कि मैं भी झूठ हूं, मैं भी मिथ्या हूं, मैं भी बनावटी हूं, मैं भी यंत्र हूं, जो हुआ है स्वाभाविक है। हम सबके चेहरे देखे जा सकते हैं, सब गहन हताशा में है, सब गहरे अवसाद में हम जा रहे हैं, पर अब चिंता की बात नहीं है। जो झूठ था अब झूठ की तरह दिख गया है, पहचान में आ गया है। उसकी सारी उम्मीदें, उसकी सारी बनावट, सारी उसके खिलावट, तथाकथित रूप से जो खिलावट थी, तो उसके सारे सांचे वो सब चरमरा कर भरभरा करके गिरे हैं। फिर भी आनंद मनाइए, फिर भी गीत गाइए, फिर भी मिठाई खिलाइए, फिर भी नाचिए। उत्सव की बेला आ गई, जीवन में परम प्रसाद की बेला आ गई। जो झूठ था, जो मिथ्या था, जिसको ही जीवन समझा था, वह जीवन जा रहा है। वह जीवन अपनी सारी तड़प, अपने सारे क्लेशों के साथ विदा हो रहा है। जैसे जब घाव सूखता है तो जो चमड़ी है ऊपर की वो सिकुड़ती है, और सिकुड़ती है तो तनाव आता है। वही हुआ है, वही हो रहा है। जो झूठ दिखा है वह तो देखने के बाद उससे सारी उम्मीदों का टूटना, जो उसी को जीवन जाना समझा गया था, वही टूटा है, वही जा रहा है। अब सवाल उठाइए, वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं करता? देखिए, प्रसादों की झड़ी लग जाएगी। देखिए, भीतर अनंत झरने फूट पड़ेंगे।
भीतर अनंत रस टूट जाएगा। आप न होंगे लेकिन जीवन जो होगा रस तुल्य होगा, रसपूर्ण होगा। जीवन जो होगा, जीवन जो है प्रसादपूर्ण है, अतिरेक है, आनंदपूर्ण है। बस अब यहां से सवाल उठाइए कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। यह प्रश्न इस समूची कृत्रिमता को पोंछ करके मिटा देने वाला है, और वहां पे वे सारे उत्सव उद्घाटित होने वाले हैं जो हमारे प्राणों में बसे, जो इनबिल्ट हैं, जिसको लेकर के हम सब पैदा हुए हैं, जिसको न जान करके, जिसकी तरफ न मुंह मोड़ करके हमने इतना दुख झेला है। वह कृत्रिम जीवन जो उघाड़ा गया, जो सत्यापित किया गया, वह जो कृत्रिम व्यक्ति था मैं, जिसके पीछे कोई जीवन हो सकता है, इसकी दूर दूर तक कोई कामना ही नहीं थी, कल्पना ही नहीं थी, उसी को जीवन समझा गया था, उसका अवसान हुआ है। उसके अवसान की यह बेला है, तो उत्सव मनाइए, परमात्मा द्वार पर है। बस एक प्रश्न की बात है, वह प्रश्न कि वह अवलोकन क्या है, और हो सके तो सवाल उठाइए, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। मैं से मुक्त अब यह ख्याली सवाल नहीं रहा। क्यों ख्याली सवाल नहीं रहा? क्योंकि मैं की सारी संरचना अवलोकन में आ गई। मैं का जीवन, मैं और उसका जो विभाजन का तिलिस्म था, जो विभाजन तिलिस्म के रूप में इस तथाकथित जीवन को भासित करता था, धोखा दिए हुए था, यह अब स्पष्ट रूप से हम सब लोगों के ख्याल में है। इसलिए अब प्रश्न उठाइए, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। मैं यानी यांत्रिकता का जीवन, जीवन जीने वाला, और उस जीवन की जो धुरी है, वह जो विभाजन, वह इन सब का जो अंत है, और इन सब के अंत में वह जीवन। अब यह कुछ ऐसा है, यह प्रश्न उठाना कुछ ऐसा है, एक छोटी सी कहानी जो आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन प्रासंगिक है, पकड़ में आएगी यहां पर। एक व्यक्ति की पत्नी मरने वाली थी, मरणासन्न थी। उसने अपने पति को बुला करके कहा कि मैं तो अब चली, बड़ा दुख है मुझे कि मैं असमय मृत्यु में को जा रही हूं, क्या तुम मुझसे एक वायदा न करोगे, मुझ मरते हुए को एक सुख न दोगे? तो उसने कहा, निश्चित, जो तू कह वह मैं करने के लिए तैयार हूं। उस पत्नी ने कहा, बस एक वायदा मुझे दे दो, मैं बड़े सुकून से मर सकूंगी। उसने कहा, बताओ। पत्नी ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद तुम किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में भी मत पड़ना, विवाह की तो दूर की बात है। अगर तुम यह वायदा दे दो, यह ख्याल कि मेरी मृत्यु के बाद तुम किसी दूसरी स्त्री के साथ रह रहे हो, यह मृत्यु से भी कई गुना ज्यादा दुखदाई है। तो मृत्यु तो नहीं टाली जा सकती, पर यह जो दुख का यह कारण है, यह तो हटा सकते हो, यह बस तुम ही कर सकते हो। उसने कहा, ठीक है, मैं तुझसे वायदा करता हूं कि मैं किसी स्त्री के प्रेम में न पड़ूंगा। खुशी खुशी उसकी पत्नी मर गई। अब वह उस व्यक्ति ने 2-4 महीने तो अपने को रोक राख करके रखा, फिर 4-5 महीने बाद वह एक स्त्री के प्रेम में पड़ गया।
और प्रेम में ही नहीं पड़ा, उसने उससे विवाह भी कर लिया, ले आया घर पे। और जब उसने घर में दरवाजा खोला उसके साथ प्रवेश करने के लिए, तो देखा कि वह बिस्तर पर बैठी हुई है, उसकी पूर्व पत्नी। वह तो अचंभित रह गया और देखते ही उसने कहा कि तुमने मुझसे वायदा किया था, पर तुम देखो क्या कर रहे हो, तुम धोखेबाज निकले, तुम झूठे निकले, और मैं यह होने न दूंगी। वो तो घबरा करके घर के बाहर आ गया। उसकी जो नई पत्नी थी उसको तो कुछ दिखाई नहीं दिया, वो घर में गई, अपना घर व्यवस्थित करने लगी, रहने लगी। पर यह जब भी घर में प्रवेश करे उसको दिखे, अच्छा आ गए वादा तोड़ने के लिए, तुम गद्दार हो, तुम धोखेबाज हो, वगैरह वगैरह उसको सुनाने लगती। अब वो घर में ही न जाए। अब ऐसे वह खाना खाने आए तो देखे कि जो वो खाना परोस रही है नई पत्नी, तो बगल में वह बैठी है कि ठूस रहे हो, अब तो बहुत अच्छा लग रहा होगा तुमको, लेकिन तुम कभी देखो कि तुम गद्दार हो, तुम धोखेबाज हो। वो बेचारा बिना कुछ खाए कभी उठ जाता, या जल्दी जल्दी कुछ पेट में डाल लेता, बस ऐसे ही कर लेता था। वह घर में आता, कहीं वो कोने में बैठ करके उसकी ओर घूर रही है, कहीं वो बेंच पे बैठ करके घूर रही है, कभी कभी तो दीवार पे चढ़ करके बैठ करके विहंगम दृष्टि रखती थी उसके ऊपर। ऐसे ही चल रहा था। कुछ महीने बीते, वह जो दूसरी पत्नी लाने से पहले जो अकेलेपन का दुख था उससे 1000 गुना दुख हो गया कि पत्नी है पर वह उसका साथ नहीं रह सकता है। उसने कहा कि अब मैं इसके घर पे ही पहुंचा आता हूं, अब मुझसे ना होगा ये सब, कम से कम अकेले रहूंगा तो ठीक है। अब उसने अपनी पत्नी जो नई थी उसको कहा कि चलो मैं तुम्हें पहुंचा आता हूं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि भाई क्या हुआ ऐसा, तुम विवाह करके लाए हो और अचानक क्या हुआ, तुम ऐसा कर रहे हो। तो उसने कहा मैं बस बता नहीं सकता हूं, पर तुम चलो, अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ये तो देख ही रही हूं कि जब से मैं आई हूं तुम कटे कटे से रहते हो, इतना पहले लंबे लंबे वायदे किए थे, पर शादी होते ही तुम बिल्कुल बदल गए, वो आदमी ही नहीं हो जो सामान्य तौर पे लोग कहते ही हैं। उस आदमी ने कहा कि अब कैसे कहूं। उसने कहा नहीं बताओ, कम से कम जान तो जाऊं मैं कि क्या कारण था, बेशक फिर छोड़ आना तुम्हारी इच्छा नहीं है। तो उसने उससे सारी कथा कही, और वह जब कह रहा था तब भी देखा कि वह बगल में खड़ी है, लेकिन उसने हिम्मत करके कह दी। और उधर वह बैठ कर खड़ी होकर के कह रही कि अच्छा सब बता रहे हो, ठीक है बता दो, देखती हूँ कि कैसे रहती है, कैसे तुम रहते हो इसके साथ। उसकी पत्नी ने सुना और कहा कि देखो पहुंचा आना, लेकिन एक साधु हैं जिनके बारे में मैंने सुना है कि वो ऐसी समस्याओं को हल कर देते हैं, एक बार उनसे मिलाओ। तो उसने कहा अब साधु सन्यासी से मिलने से क्या होगा, वो बेचारे क्या करेंगे। कहा ठीक है, पर मिलने में क्या हर्ज है, जाओ एक बार मिलाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है तुम कहती हो। और उधर वो साथ में खड़ी होकर के बोल रही थी कि साधु सन्यासी क्या कर लेगा, तुम चलो देखती हूं मैं कि क्या कर लेता है, और तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, सब मुझे पता है। पर उसकी बात अनसुनी करता हुआ वो पहुंचा। साधु ने उसकी बात सुनी और कहा कि हाँ बिल्कुल तुम सही समझ रहे हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ यहाँ तक भी आई है, वो तुम्हारे बगल में ही बैठी है। और वह पहले उसने 1-2 मित्रों से कहा भी था, तो उन सब ने कहा था ये सब तुम्हारा वहम है, भूत ऊत जैसी कोई चीज नहीं होती है, तुम्हारा यह ख्याल है। पर ये देखो, ये साधु बाबा पहचान लिए कि बगल में वो बैठी है, अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिए होंगे ये। फिर साधु बाबा ने कहा उस व्यक्ति से कि देखो ऐसा करना
कि घर जाओ और घर जाकर के मुट्ठी भर सरसों निकालना मटके से, और उस सरसों को मुट्ठी में भर करके और उस अपनी पूर्व पत्नी से पूछना कि बताओ इसमें कितने दाने हैं। अगर वह बता देती है, वह सवाल जो उसके सामने रखा जाएगा, वह सवाल उसके लिए विष जैसा काम करेगा, और मैं यहां से कुछ मंत्र भी फूंक देता हूं। जब तुम सरसों हाथ में लोगे तो वह मंत्र काम करना शुरू कर देगा कि उस सरसों को हाथ में लेकर के और यह नाम 4 बार दोहराना, और इसके बाद उससे पूछना कि बताओ मेरे मुट्ठी में कितने दाने हैं। देखना उसके बाद वह धीरे धीरे गल सकती है, गल जाएगी। तो मरता क्या न करता, उसने कहा ठीक है। उन्होंने जो आबासा बताया था वो सुन लिया और घर जाके मटकी से मुट्ठी भर सरसों निकाली और लेकर के बैठ गया। देखा तो वो दीवार पे बैठी हुई है आंगन की। उसने 4 बार मंत्र पढ़ा, उससे पूछा कि तुमको सब पता है, मेरी हर हरकत पता रहती है, जो मैं सोचता हूं वह भी तुम जान जाती हो, मुझे कब घर में जाना है, मैं कितना भी उपाय करूं, खिड़की से घुसूं, मुख्य दरवाजे से घुसूं, पर सब तुमको पता रहता है। अब तुम बताओ मेरी मुट्ठी में कितने सरसों के दाने। जैसे ही यह सवाल उसने पूछा, मेरी मुट्ठी में सरसों के कितने दाने हैं, देखा कि वो वहां नहीं। उसने घर में चारों तरफ आंख दौड़ाई, लेकिन कहीं वह पूर्व पत्नी दिखाई नहीं दी, उसका पता नहीं चला। उसकी बाछें खिल गई कि वो पूर्व पत्नी मंत्र से भाग गई। उसने सरसों फेंक दिया और फिर अपनी नई नवेली पत्नी के साथ रहने लगा। यह जो प्रश्न है, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, इसका उत्तर यह मैं का भूत नहीं दे सकता। और उत्तर नहीं दे सकता यह जो दावेदार है, यह जो जीने वाला है, जिसने यह दावा करके रखा है कि मैं हूं, मैं जीने वाला हूं, और यह जो जीवन है यही वास्तविक जीवन है, उसके लिए यह मंत्र अचूक बाण की तरह काम करता है, राम बाण की तरह काम करता है। अगर देख लिया यह कि यह भूत है, यह वास्तविक नहीं है, जो कि हमने इन 3 दिनों के अवलोकन में देखा कि यह बनावटी है, यांत्रिक है जीवन, और यह भी देखा कि जो जी रहा है वह भी यांत्रिक है, वह भी बनावटी है। उसका और उस यंत्रवत जीवन के बीच में कोई विभाजन नहीं है, कोई भेद नहीं। निश्चित रूप से ऐसा देखने में बड़ा कष्ट हुआ है, बड़ा दुख हुआ है, पर हम आप तप कर रहे हैं। यही सच्चा तप है। खुद को यथावत देखने से बड़ा तप और कोई नहीं है। और हम आप बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि इस तप के लिए जीवन ने हमको अवसर दिया है, जीवन ने हमको चुना है। तप वह नहीं है जो पंचाग्नि चारों तरफ जला करके और भीतर भरी दोपहरी में जेठ की खुद को, शरीर को जलाना, गलाना, कांटों पर लेटना, वह तप नहीं है। तप वह नहीं है कि एक टांग पर खड़े होना। तप वह नहीं है कि सांस साध करके और तृतीय नेत्र पर ध्यान लगाना। तप वह नहीं है कि विपस्सना करना। तप वह नहीं है कि छोड़ के घर बार जंगल चले जाना। तप वह नहीं है जो तथाकथित या पागल करते हैं। तप है, एकमात्र तप है कि खुद को जस का तस देख लेना। और यह जो दुख है, यह जो पीड़ा उभर करके आई है, यह जो दुर्गंध उभर करके आई है, यह जो दुर्गंध से भी निकृष्ट है यांत्रिकता। दुर्गंध तो फिर भी जीवंत होती है, लेकिन यांत्रिकता जीवन के समक्ष सबसे बड़ा अपमान है। जीवन का अपमान है कि उसकी जगह पर कुछ और जिए। आपने सुना होगा ना कि
एक दोहा है कि सोने को इस बात से दुख नहीं है कि वह तपाया जाता है, जलाया जाता है, काटा जाता है, तोड़ा जाता है, उससे दुख नहीं होता है। सोने को दुख होता है वह जो गुमची, एक छोटा सा बीज होता है, उससे उसको तौला जाता है, उसका वजन उस गुमची से किया जाता है। जो लाल और काले रंग का बीज होता है, पहले उसी से सुनार तौलते थे। तो सोने का दुख उससे तौला जाना है। सबसे बड़ा दुख है कि वास्तविक जीवन की जगह पर कृत्रिम जीवन का होना, कृत्रिम जीवन का जगह लेना, जिसकी हमने आपने साथ साथ चलते हुए पड़ताल की है। और अब यहां वह बेला है, वह जगह है, वह बेदी है, वह कगार है जहां से जंप होती है इस यांत्रिक बनावटी जीवन से उस यथार्थ प्रसादपूर्ण जीवन में, जो अखंड है, जो अपरिमेय है, जो कालातीत है, जो प्रसादपूर्ण है। उसके लिए कुछ नहीं, बस यही मुट्ठी भर सरसों भरिए। इसका उत्तर यह मैं नहीं दे सकता है, इसका उत्तर यह तिलिस्मी बुद्धि, तिलिस्मी जीवन नहीं दे सकता है। जैसे उस व्यक्ति को जो जो उसको पता था वही वही चीज भूत बन करके आता था। उसके अंदर की जो कुंठा थी, जो उसके अंदर की ग्लानि थी कि मैंने पत्नी से वायदा किया था पर मैं देखो वायदा नहीं निभा पाया और दूसरी पत्नी को लेकर के आया, वही कुंठा, वही ग्लानि पत्नी का रूप बन करके, भूत बन करके सामने बैठ गई थी। वही जो जानकारी, जो सूचना, जो ज्ञान, उसी से बना हुआ चित्त वहां पर बैठ गया था, कुछ और नहीं था। लेकिन जैसे ही वह क्षेत्र शुरू हुआ जिसका उसको खुद ही ज्ञान नहीं, उस व्यक्ति को मुट्ठी में कितनी सरसों है, सरसों के कितने दाने हैं, इसका उसे खुद ही ज्ञान नहीं है। जब खुद ही नहीं पता है तो कैसे वह जो सामने बना हुआ भूत, उसके ग्लानि और ज्ञान से बना हुआ भूत है, वह उत्तर कैसे देगा? और वह भूत चला गया। हम जब ये सवाल उठाते हैं, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, इसका उत्तर मैं को कैसे पता होगा? क्योंकि मैं मेरी सूचनाओं से बना है, मैं इस ज्ञान से बना है, विचार से बना है। इस विचार में, इस सूचनाओं के क्षेत्र में मैं को पता ही नहीं हो सकता कि मैं के अलावा मैं से न्यारा भी कोई जीवन है। इसलिए मैं यहां पर गायब, मैं का भूत इस प्रश्न के साथ अपने आप जीवन से गायब होने लगेगा। इसलिए सबसे पहले मैं सभी साथियों का और आप सब मुझे साधुवाद दीजिए कि हम सब साथ साथ चलते हुए जीवन की इस तिलिस्म को यथावत यहां तक देख पाए, इसकी यांत्रिकता, इस यांत्रिकता के जीने वाले इस तथाकथित मैं तिलिस्म को साथ साथ देख पाए। इसके लिए जो तप था, जो कहने वाले ने कहा ना कि इसको पाने के लिए जो तप, जो पीड़ा, जो दुख हो उसे तू सहन कर, उसी तरीके से हम लोगों ने इसके दुख को बिना जाने, हम कल अगर इस बात को कह देते कि बहुत दुख आने वाला है तो वो बड़ा बनावटी हो जाता है, तो एक उम्मीद से फिर आप दुख सहते। लेकिन आपने इस दुख को सहज सहा है, इस पीड़ा से हम गुजरे हैं। यह प्रसव पीड़ा है, यह जैसे मां जन्म देती है और असह प्रसव पीड़ा से गुजरती है, वैसी प्रसव पीड़ा है। हम लोग स्वयं के ऐसे जीवन को जन्म दे रहे हैं जो कि यथार्थ है, जो कि वास्तविक है। इसलिए यहां से अब उत्सव की बेला शुरू होती है, महोत्सव की बेला शुरू होती है। बिल्कुल भी अपने भीतर मेरे सुझाव को मत स्वीकार करिए, देखिए, अब यह प्रश्न उठाइए, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। आज दिन भर हम लोग इस प्रश्न के साथ रहेंगे, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। और देखिए क्या घट रहा है भीतर। मैं का वह सारा क्षेत्र तो गया,
वो तो प्रश्न के दायरे में डूबा। सारे रिश्ते जो मैं के दायरे से बने थे, वे सारे रिश्ते डूबे। वे सारी प्रक्रियाएं, वो सारी जुगाड़, वो सारी योजनाएं, वो सारे विषाद अवसाद, वे सारी महत्वाकांक्षाएं, वे सारे आकांक्षाएं, वे सब तो गई, वे सब तो डूबी। सारी संस्थाएं डूबी, सारे तिकड़में डूबी। यहां से वह शुरू हुआ जो कि तिकड़म नहीं, जो वास्तविक यथार्थ है, जिसकी बस हम लोगों ने तरफ नजर नहीं घुमाई थी। इस तरफ नजर घूमी है तो सवाल फिर उठाइए, आनंद से सवाल उठाइए, नाच करके सवाल उठाइए। यहां से नृत्य शुरू होता है, यहीं से उत्सव शुरू होता है, यहीं से महोत्सव शुरू होता है। उठाइए सवाल और जीवन को महोत्सव में घटने दीजिए। अगर जीवन ने हाथ पकड़ा है, इस प्रश्न के साथ हम लोग यहां आए हैं, तो आपको धोखा नहीं दिया जाएगा। आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं पकड़ाई जा रही है जो चीज खुद जांची परखी नहीं गई है। आपसे कुछ चाहिए नहीं, आप कुछ दे नहीं सकते हैं। हाँ, जो समाधान का मूल है, जहां से समाधान उद्घाटित होता है, अगर दुख की, मिथ्या की सारी संरचना दिखाई गई है, तो अनिवार्य रूप से उसके दिखाने के साथ ही यहां पर आपकी बाह छोड़ी जाती है और यहां से वह अविनाशी बाह पकड़ता है, वह अविनाशी ले चलता है, वह अपरिमेय ले चलता है, और वही हमेशा आपकी हाथ पकड़ने के लिए तत्पर था। यहां से प्रश्न उठाइए कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। अगर अभी भी जीवन में कोई विभ्रम है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, सहजता से, बड़े आसानी से अपने भीतर प्रश्न उठाइए, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। क्योंकि मैं की सारी सांगोपांग संरचना उद्घाटित हो चुकी है। और जब यह प्रश्न उठेगा तो सच का प्रश्न उठेगा, नॉट इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअली हमने आपने यांत्रिकता को नहीं देखा है, अवलोकन करके देखा है। इंटेलेक्चुअली हमने आपने बनावटीपन को नहीं देखा है, अवलोकन करके, जीवंत अवलोकन करके देखा है। उसके लिए जो पीड़ा थी, जो उसके लिए असहजता थी, उसको झेल करके हम आगे बढ़े। तो आज दिन भर हम लोग इस प्रश्न के साथ रहेंगे, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। मैं दुख, भ्रम, भ्रम का स्रोत, भ्रमित, दुखी, उन सब का जो पुलिंदा है, उस पुलिंदे को हम मैं कह रहे हैं। तो वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त। इस मुट्ठी में कितनी सरसों है, देखिए क्या होता है। 5 मिनट हम लोग बैठते हैं। जो अभी हृदयंगम हुआ है उसको भली भांति भीतर स्थापित होने देते हैं। उसके बाद अगर कोई प्रश्न है तो लेंगे, नहीं तो फिर 5 मिनट बैठ करके और फिर प्रश्न के साथ दिन भर के लिए हम लोग अपने साथ हो जाएंगे।
कोई प्रश्न हो तो हम लोग उस पर थोड़ा बात कर सकते हैं। सर, मैं एक छोटी सी घटना अभी रिसेंट की है, शेयर करना चाहता हूँ 2 मिनट में। अभी मेरे छोटे बेटे की जो वाइफ है, वो दोनों बाजार जा रहे थे, तो उसकी गोल्डन चेन थी गले में, उसकी स्नैचिंग कर ली किसी ने, छीन के भाग गए 2 मोटरसाइकिल वाले। तो उन्होंने तो मुझे, बच्चों ने तो बताया नहीं, बहू ने या बेटे ने, तो पोती ने, मेरी ने, ग्रैंड डॉटर जो है, उसने बताया कि मम्मी की इस तरह से घटना हुई है और चेन छीन के ले गए लोग। तो मैं बहुत जोर से हंसा। मैं कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो नीचे दोनों बेटे से बहू से कहा क्या हुआ बताओ भाई, तुमने बताया नहीं मुझे। उनके पापा ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं कहा ये तो अच्छा हुआ, खुशी मनाओ तुम लोग, कैसी बात कर रहे हैं आप। मैं कहा ये गोल्ड है क्या चीज, इस गोल्ड को सारी जो वैल्यू दी हुई है सारी बनावटी है, इसकी कोई इंट्रिस्टिक वैल्यू है गोल्ड की, कोई काम आ सकता है गोल्ड। ये सिर्फ एक जो इसको एक बनावटी वैल्यू दी हुई है, इसे मूल्य दिया हुआ है, और इसे लोग इसे पहनते हैं, और पहनने बहुत सुंदर भी नहीं लगता। ऐसा नहीं है, बहुत इससे बहुत अच्छे अच्छे और बनावटी जो गहने होते हैं वो ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो इस पर विचार करो कि इसकी इंट्रिस्टिक वैल्यू क्या है, और इसकी इंट्रिस्टिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसके बर्तन नहीं बनाए जा सकते, खाना नहीं बन सकता इसमें, इसके कोई भी काम है, इसकी जो है अगर फर्नीचर में कील बनानी हो, डालनी हो, वो नहीं बन सकती इसकी,
क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है ये। तो सारी ये बनावटी जीवन है गोल्ड का। और अभी आपने जो अभी थोड़ी देर पहले गोल्ड की जो बात कर रहे थे, गोल्ड को दुख इस बात का वो तोला जा रहा है, गोल्ड भी बनावटी जीवन में जी रहा है अपने में। अब मैं गोल्ड हूँ, उसे ये पता ही नहीं है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये सारी वैल्यू मुझे जो है बनावटी है, और ये मैन मेड है, ये इस समाज ने दी हुई है। तो वो भी अहंकार में जी रहा है, और जो गोल्ड पहने हैं वो भी अहंकार में जी रहे हैं। और ये सारा बनावटीपन है। और इसी को मैं कह रहा हूँ, जब रिकॉग्निशन होता है किसी चीज का, तो हम बनावटीपन से रिकॉग्निशन करते हैं। हम गोल्ड को जब गोल्ड कहते हैं तो वहीं से बनावटीपन शुरू हो गया। हम पत्नी को जब पत्नी कहते हैं तो वहीं से बनावटी जीवन शुरू हो गया। तो मेरी ये अभी रिसेंट की घटना की 2-3 दिन वाली, और बल्कि शायद मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं कहीं सब्जी खरीदने जाऊं तो सब्जी में कहीं मुझे अगर नुकसान हो जाता है तो वो मुझे परेशान करता है। क्योंकि अगर मैं एप्पल खरीदने गया हूं तो एप्पल की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो मुझे खाना है मेरी, पर गोल्ड की तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। तो हमने समाज में बहुत सारी चीजों को कोई उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और इतना मान सम्मान उनका इतना चढ़ाया हुआ, जिसका एग्जाम्पल लेते हैं भारत रत्न, पद प्रतिष्ठा, प्राणष्टिका, पद, फला ठिकाना, इनकी किसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू। सर ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मैं अपना एक अवलोकन साझा करना चाहता हूँ आपके साथ, अगर इजाजत है तो। सर जैसे रोज सुबह हम लोग अपना विषय वस्तु का अवलोकन साझा करने से पहले अपने आसपास जो घट रहा है उसकी बात करते हैं, तो सभी लोग जो जो अपनी आसपास जो हो रहा है उसकी बात करते हैं, तो उसकी एक इमेज मन में आती है। मैं हमेशा आंखें बंद करके सुनता हूँ। जैसे आज आपने उन व्याकुल कुत्तों के बारे में बताया जो किसी घर में है आपके पास में, अनिल ने ट्रेन के इंजन का शंटिंग करना बताया, या भावना जी ने अपने कुत्ते का उस मिट्टी की ढेरी पे बैठना बताया, या धरा जी ने गुलाब के खिलने को बताया। ये सब सुनते ही बंद आंखों के सामने बस उनकी इमेज हाजिर हाजिर हाजिर। पर जब कल आपने बोला था आम के वृक्ष पर बोर लगे हैं, तो वहां एकदम यूं ऐसा लगा नींद से टूटी, क्योंकि वो जो बोर शब्द है वो हमारे यहाँ राजस्थान में बेर जो होता है उसको हम मारवाड़ी लैंग्वेज में बोर बोलते हैं। तो वहां ये चीज आम के वृक्ष पे बोर कैसे लगता है। फिर आपने जब उसको स्पष्ट किया कि उसके फूलों को शायद वो कहते हैं, तो वहां ये धक्का सा लगा कि अरे यार हमने जो हमारे मन में इमेजेस बना रखी है हर चीज के लिए, उसको हम कितने बेहोशी से बस चलने देते हैं। जहां कोई ऐसी वस्तु आती है या फिर बात आती है जिसका हमें कोई भान नहीं है, वहां हम अचानक से होश में वो नींद से टूटने लगती है। ये चीज अवलोकन में आई है, तो मुझे लगा कि साझा करनी चाहिए। धन्यवाद भैया। मेरे मन में एक बात उठ रही है। हेलो। हाँ बोलो। आज शीतला सप्तमी है, सब लोग शीतला माता की पूजा करने जा रहे हैं, तो अब ऐसे लग रहा है कि ये बनावटीपन है। मतलब मेरे मन में ऐसा लग रहा था उनको देख के कि क्या मुझे भी पूजा करने जाना चाहिए, तो अब मुझे बनावटीपन लग रहा है। इसके बाद में दशा माता आ रही है, तो वो दशा माता की पूजा सारी औरतें करती है घर की दशा सुधारने के लिए। तो अब मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि दशा कैसे सुधर सकती है। जब तक ये मैं का समाधान नहीं हो तब तक तो कोई दशा सुधर ही नहीं सकती है। और जब तक मेरे भीतर जीवन उद्घाटित नहीं हो जाए तब तक तो पत्थर में भी भगवान या वो जीवन कैसे दिख सकते हैं, या
मतलब कहीं पे भी कैसे दिख सकती वो बनावटीपन, और वो जो धारणा जो पहले से चल रही है वही है यहाँ पे। और कोई मित्र कुछ सवाल या कुछ साझा करना चाहेंगे? ठीक है, 5 मिनट बैठते हैं, फिर प्रश्न के साथ सांझ तक के लिए विदा ले लेंगे।
वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है।